मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा मंत्रालय पड़ताल कर रहा है कि ये परीक्षाएं 12वीं के छात्रों के लिए जरूरत से ज्यादा कठिन तो नहीं हो रही हैं। मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी 4 सालों के प्रश्न पत्रों यानी क्वेश्चन पेपर्स का साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेगी। दरअसल साइकोमेट्रिक एनालिसिस में देखा जाता है कि कोई प्रश्न कितना समझदारी से सोचने की मांग करता है। प्रश्न छात्रों की वास्तविक समझ और क्षमता सही तरीके से माप पा रहा है या नहीं। नीट जेईई के 4 सालों के प्रश्न पन्नों का इन आधारों पर अध्ययन होगा। यह भी देखा जाएगा कि प्रश्न पत्र सीबीएसई समेत सभी बोर्डों के औसत छात्रों के लिए कितने अनुकूल हैं। कमेटी जल्द ही मंत्रालय की सिफारिशें सौंपेगी। इनके आधार पर बेहतर परीक्षा डिजाइन और प्रश्नों के चयन की रूपरेखा तय की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 2026 की प्रवेश परीक्षाओं में कमेटी की सिफारिशें लागू कर सकती है। अब रिपोर्ट्स की माने तो लगातार इस बारे में शिकायतें मिल रही थीं कि इन परीक्षाओं में सवाल इतने कठिन होते हैं कि कोचिंग या स्पेशल ट्रेनिंग के बिना 12वीं का औसत छात्र इन्हें हल ही नहीं कर सकता। एक परीक्षा की अलग अलग शिफ्टों के लिए कंप्यूटर बेस्ड पेपर में भी कठिनाई का स्तर अलग होता है। कुछ बोर्डों के छात्र आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों की भी शिकायत करते हैं, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कठिनाई का स्तर कम करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि प्रक्रिया इतनी आसान कर दी जाएगी कि कोई भी अभ्यर्थी इसे हल कर ले। प्रश्नों की कठिनता औसत से अधिक लेकिन असंभव से नीचे रहेगी, यानी असंभव नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पेपर में कुछ भी। इसका मकसद यह तय करना है कि सभी प्रवेश परीक्षाएं 12वीं के सिलेबस पर आधारित हों। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार के पूर्व डीजीपी और आईआईटीएन साथ ही अभिनंद सुपर 30 के संस्थापक अभयानंद। इजी कर देना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे डिप्रेस्ड भी बहुत हो जाते हैं और उनकी फिर सोशल लाइफ है, उनकी खुद की भी एक अपनी लाइफ है। वो अपने पेरेंट्स से इतना दूर हो जाते हैं और इतना कुछ करने के बाद भी फिर उन लोगों को इतना सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। तो इससे अच्छा तो ये है कि जो चीज़ इफेक्टिव है नीट के लिए, इतना एटलीस्ट वो दो। तुम लोग इतना एक्स्ट्रा जाते हो तो फिर बच्चों के ड्रॉपर्स भी होते हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ इफेक्ट होती है। हाँ, जैसे मैम बायो में आज के टाइम में गए कंपटीशन के अराउंड तो 360 में 360 बच्चे ले आते हैं, और जो कि पॉसिबल लगता है। पर फिजिक्स का पेपर इस साल के हिसाब से 180 के आसपास मेरे को नहीं लगा किसी बच्चे का आएंगे, बहुत रेयर है, क्योंकि अब की बार हाईएस्ट मार्क्स 686 गए हैं, तो अब की बार कोई 700 क्रॉस कर नहीं पाया। तो फिजिक्स में अब की बार आए नहीं किसी के पूरे। जैसे देखा जाए कि अगर आउट ऑफ सिलेबस की बात है तो थोड़ा बहुत तो आता है, बाकी फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है शुरू से वो तो कर सकता है अटैम्प्ट अच्छे से। बाकी जो एक तो वहाँ पे भी एक फियर हो जाता है कि नर्वसनेस भी हो जाती है कि वहाँ पे जाके क्वेश्चन नहीं हो पाते इतने सारे अटैम्प्ट, तो उसकी वजह से भी आता वो भी गलत कर देते हैं। फायदा तो होगा, क्वेश्चंस इजी आएंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और हमें भी फायदा होगा, एडमिशन लेने में आसानी होगी। सर अभी तो इस बार मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरे को 1 साल 2 साल हो गए देते हुए, तो पेपर का लेवल बहुत ऊपर नीचे आ रहा है। जैसे हम जो पढ़ के जाते हैं उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का पेपर आ जाता है। हमें उम्मीद रहती है कि थोड़ा सा हाई लेवल आएगा, जो आउट ऑफ सिलेबस हल्का आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा आता है। उस वजह से रिजल्ट ये होता है कि हमारा भी जो मार्क्स है, परसेंटेज है, वो घटता है, और क्योंकि सीट भी कम होती है, कंपटीशन बढ़ भी रहा है, तो हमें भी प्रॉब्लम होती है सीट पाने में। फिर हमें इधर उधर कहीं कॉलेज देखना पड़ता है। तो जो भी हमारे एग्ज़ाम कराने वाली कमेटी, उनको सोचना चाहिए कि जो भी पेपर है वो थोड़ा सा इस लेवल में बनाएं कि हम उस पेपर को सॉल्व कर पाएँ, और थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस ना जाए, थोड़ा ही जाए। आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से काफ़ी परेशानी हो रही है हम बच्चों को, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। अगर पेपर का लेवल इजी या हार्ड हो वो अलग बात है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम बच्चे उन क्वेश्चन की तैयारी कैसे कर पाएंगे। थोड़ा पेपर प्रेडिक्शन से थोड़ा अलग हट के आ रहा है, जिसके लिए हम सबको कई सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ के और थोड़ा जेईई मेंस के लेवल की ऊपर तैयारी करना चाहिए, जिस वजह से सारे क्वेश्चन बन जाएं। मैंने पेपर सेटर से आप कहेंगे कि वो पेपर सेटिंग में थोड़ा सा बच्चों पर भी ध्यान दें। हाँ सर, बच्चों पर भी ध्यान दें, प्लस बच्चे भी उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट वगैरह दें, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि उनको शायद पेपर में फिर दिक्कत ना हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी एग्ज़ाम बनाते हैं उनको नीट सिलेबस को 11-12 के बेसिक से मैच करना। मुझे लगता है कि अगर हम
11-12 के सिलेबस में से ही करे पेपर नीट और जेई के तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तब पेपर को उस हिसाब से बनाया जाए कि 11-12 का बच्चा आसानी से कर ले। सर मैंने इस ईयर मैंने जेई के एग्ज़ाम्स के दिए, जेई मेंस। मतलब सर जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे वो बहुत टफ और लेंथी थे, और मतलब जो टाइम पीरियड था वो भी बहुत कम था। चलिए, आपने छात्रों को सुना और उन्होंने अपनी कठिनाइयों को सभी के सामने रखा और बताया क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे आउट ऑफ सिलेबस तक की बात आपने यहां पर सुनी सभी के मुंह से कि भाई कैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसकी तैयारी अगर करें तो कैसे करें। वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो उसको कैसे पढ़ा जाए। अब इसी की जांच की जाएगी कि ये क्या वाकई ये पेपर उतने ठीक तरीके से बनाए जा रहे हैं, नहीं बनाए जा रहे हैं, और जो अब ये शिकायतें देखने को मिल रही हैं, इसी पर चलिए चर्चा करने के लिए शुरुआत करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं। अभयानंद जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सुपर 30 के संस्थापक रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहां पर आए। और साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी हमारे साथ शिक्षाविद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। अभयानंद जी, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, जो ये फैसला लिया गया है कि जांच की जाएगी और ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस जो किया जाएगा, जो तरीके से उसको जांचा जाएगा पेपर्स को, क्या बिल्कुल सही अप्रोच है, सही दिशा में ये काम किया जा रहा है? क्या ये वास्तव में जरूरत थी और स्वागत योग्य कदम माना जाए? मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए मैं आपको और आपके मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक करेक्शन है मेरे इंट्रोडक्शन में, मैंने आईआईटी नहीं किया था, वर्ष 1970 में ही बीएससी फिजिक्स किया था। उस समय आईआईटी की चर्चा विशेष नहीं होती थी। जी 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 जरूर। ये करेक्शन के साथ कमिंग टू द पॉइंट, आप ये तो विश्वास करेंगे कि इंडिया की पहचान आईआईटी के कारण है, और ख़ास करके आईआईटी का जो जेई कंपोनेंट है, मेरी समझ से इसके स्टैंडर्ड को डाइल्यूट करने से जो हमारी पहचान है बाहर विदेशों में, वो समाप्त हो जाएगी। ये कोई बोर्ड की परीक्षा नहीं है, मास डिग्री देने के लिए परीक्षा ली जा रही। तो लेट इट बी एज इट इज़। मैं तो कहूँगा कि थोड़ा जो इन्विजिलेटर, जो एग्जामिनर्स हैं और जो कॉपी करेक्ट करते हैं, वो टाइम दें इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस में मात्र ऑब्जेक्टिव बबल करने का आता है और आंसर लाया कैसे किसी लड़के ने, कोई लड़का नए ढंग से सोचा या नहीं, इसका कोई क्रेडिट नहीं है। आंसर आ गया तो फुल मार्क्स, वो गलती से भी आ जाए तो कोई बात। तो मैं इसके विरुद्ध हूँ कि इसके स्टैंडर्ड को डाइल्यूट किया जाए ये सब एनालिसिस के नाम पर। दूसरा कि दो चीज़ें हैं, बच्चों के लिए आईआईटी जेई के लेवल को नीचे करना या बच्चों का लेवल ऊपर करना। आईआईटी ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का माहौल क्रिएट किया है इस कंट्री में, खास करके 10th to 12th वाले लेवल के लिए। तो ये बरकरार रहने देना चाहिए। पहले थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर ही जोर होता था। आईआईटी ने जब से कमान संभाला है, तब से ये हमने देखा कि जो थिंकिंग कैपेसिटी है बच्चों का, वो इम्प्रूव किया, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इम्प्रूव किया है। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। इसको कभी नीचे नहीं जाने देना चाहिए। इनफैक्ट आईआईटी का एक बॉडी बना के किसी भी तरीके से क्लास 2 से अपवर्ड सोचने की शक्ति कैसे डेवलप करे इस कंट्री के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, ये अगर आ जा सके तो आईआईटी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन हो। और टेस्ट जेई के एग्जामिनेशन में अगर इस पर किसी तरीके से जोर आ जाए कि कोई बच्चा अगर नए तरीके से सॉल्व कर रहा है तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए इसका, ये बजाय इसके कि बबल करके कंप्यूटर से सॉर्टिंग करके निकाल दिए।
नंबर कोई कंट्रीब्यूशन इन जो टीचर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, क्वेश्चन सेटर्स हैं, वो क्वेश्चन तो रेज कर दे रहे हैं, लेकिन कैसे सॉल्व होगा ये लड़का अगर अपनी तरफ से ला रहा है तो उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि डाइल्यूट उसको नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, लेकिन फिर भी अब ये जांच जो है वो उस पर जांच तो वो करेंगे, और जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उन टीचर्स का भी जो पेपर सेट कर रहे हैं उनके साथ भी एक जो है उनसे भी बातचीत होगी, उनके साथ भी डिस्कशंस होंगे, ये बात भी इसमें ठीक है। आपका अभिनंदन जी मैंने पॉइंट लिया। अब मैं बाकी मेहमानों के पास भी आता हूँ। प्रदीप जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। आप मुझे ये समझाइए कि इसमें कई पॉइंट्स हैं। एक तो कुछ बच्चे कह रहे थे आउट ऑफ सिलेबस है, दूसरा क्या वो बिल्कुल जैसे एक आम बच्चे के लिए होना चाहिए वैसे है, जो टफ है वो टफनेस लेवल जो है वो बियॉन्ड मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा टफ अगर होगा तो वो भी, और तीसरा ये कि समय होता है क्या इतना कि भाई इतना आप एनालाइज कर पाएँ, इतना सोच पाएँ। फिर एक जो बड़ा संगीन आरोप यहाँ पर लगता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, बच्चा अपना ब्रेन उतना ना लगा के ज़्यादा वो ट्रिक्स वहाँ पर सिखा दी जाती हैं जिससे वो क्विकली आंसर्स को सॉल्व तो करता जाता है, बट क्या हम अपने लक्ष्य पर हैं, रास्ते सही पर हैं कि भाई हमें जो चाहिए बच्चे वैसे हमें मिलेंगे, या फिर एक तरीके से कोचिंग फैक्ट्रीज में हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए? नमस्कार सर, उम्मीद है मेरी आवाज आपको मिल रही है। बिल्कुल। देखिए सर, सबसे पहले ये चूंकि सरकार ने ये कदम उठाया है तो हम इस पर चर्चा के लिए बैठे हैं, लेकिन सबसे पहले उसके मूल में थोड़ा समझना होगा कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना, ये यूनिवर्सिटी या स्कूल की परीक्षाएं नहीं होती। एक बार का उदाहरण देके बताता हूँ। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो रही थी और बहुत सारे छात्रों ने बोला जो सिलेबस दिया गया था उससे बाहर का प्रश्न आया था। तो जो संस्थान था जिसमें परीक्षा कराई थी उसका एक दो टूक सा जवाब था कि ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस को लेकर के ये प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं है, ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और इसमें क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के समझा जाए तो ये भाई आखिर अगर अवेलेबिलिटी होती, चीजें उपलब्ध होती तो सबको जो भी चाहे उसको एडमिशन दे दिया गया। तो ये एग्जाम का मूल मंत्र तो है कि भाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो उस योग्य है वहां तक वो पहुंचे। अब प्रेशर आता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, और साथ में ये जो कोचिंग कल्चर आ गया, बहुत सारे शहरों का ही विकास हो गया क्योंकि वो कोचिंग देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये बात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि हमें इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना ही होगा। ये मन में बैठा के रखना होगा कि ये फनलिंग प्रोसेस है, इसमें से भीड़ भाड़ हटेगी। और जो सर बता रहे थे कि क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत सालों बाद मैंने किसी को सुना है कि ये बात कही जा रही है कि क्रिटिकल थिंकिंग को भी क्रेडिट दी जानी चाहिए। हाँ, इसमें सवाल जरूर है कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कितना क्या वो मोनोटोनस है, क्या उसी तरह से पड़ा हुआ है, क्या उसमें टैलेंट को ठीक से छांटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। निश्चित तौर पे तो सरकार ने जो बनाया इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या ग्रामीण स्तरों से जो बच्चे आते हैं, आज परचेस पावर पूरे महानगरों को हटा दिया जाए और केवल ग्रामीण संस्थानों को, ग्रामीण अंचल को माना जाए तो केवल 1% कम है संपूर्ण भारत में जो परचेस पावर है। क्या बच्चों को ये फायदा मिल रहा है कि चलिए हम विकास में तो कर रहे हैं कि ठीक है परचेस पावर पड़ रही है, लेकिन गांव में पढ़ने वाले बच्चे क्या इसको उनको इसका लाभ मिल पा रहा है? जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं क्या उसमें उनका रेशियो कितना है? तो ये एक जो चेक है, ये एक स्वागत योग्य कदम है और शायद ये पहले होना चाहिए था। बाकी देखिए, चर्चा के लिए बहुत सारी टॉपिक्स हैं और बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस सच्चाई से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। कंपटीशन का मतलब कंपटीशन, घास फूस निकलेगा और जो प्योर होगा वो आएगा। अब जो प्योर है, जो टैलेंटेड है, जिसने तैयारी करी है, अवसर उसको मिलेगा। लेकिन चूंकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस उतनी संख्या में नहीं है, इसलिए इन कंपटीशन का हाइप है, इसलिए इन कंपटीशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखा जाता है। नहीं तो हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे छात्र जो कि इन ट्रेडिशनल एल्यूमनाई कल्चर वाले जो सेलेक्टेड कॉलेजेस है, इस पे बिना पढ़े भी बहुत अच्छा टैलेंट बाहर निकला है। लेकिन सरकार का ये स्वागत योग्य कदम है कि कम से कम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए कि क्या ग्रामीण गांव से आने वाले बच्चों तक, मैं प्रदीप जी वही बात कह रहा हूं, क्या मतलब बिना कोचिंग के संभव भी है या नहीं है? ये हमें इस निष्कर्ष पर भी पहुंचना पड़ेगा। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस
फिल्ट्रेशन प्रोसेस की आपने बात कही, मैं आपसे बस छोटा सा प्रश्न है, हमारे साथ भास्कर सिंह भी जुड़ चुके हैं, पूर्व छात्र आईआईटी कानपुर के, आपका भी स्वागत है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, लेकिन प्रदीप जी एक क्विक रिस्पांस आपसे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस का पार्ट भी तो वो छात्र हैं जो कि एक बता रहे हैं कि उनको दिक्कत क्या है, उसको भी एड्रेस हमें करना आवश्यक है या नहीं। मैं दूसरा ये कि भाई अगर हम जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, तो फिर जो कोचिंग ले लिया, जिसने ज्यादा बेहतर कोचिंग ले ली, जिसने समय से ले लिया, उसने अपनी 12वीं पे ध्यान ना देके कोचिंग पर ध्यान ज्यादा दिया, तो फिर पूरे एजुकेशन मॉडल को रीथिंक नहीं करना पड़ेगा? फिर तो बच्चे को मैं कहता हूं 8वीं से तैयार करना कि भाई तुम्हें यही करना है, तो फिर अभी से डिसाइड कर लो, अभी से कोचिंग स्टार्ट कर लो। कुछ जगहों पर बच्चे शुरुआत कर देते हैं कि भाई क्या बनना है। तो ये मतलब फिर शिक्षा का जो मूलभूत सिद्धांत है और जो अब आपकी जो स्कूल एजुकेशन है, वो एग्जैक्टली अगर उससे तालमेल में नहीं है, तो कुछ तो हमें रीथिंक करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी लेवल वो तमाम चीजें अलग हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन में ऐसा ना हो कि अच्छी चीज भी छन के निकल जाए साहब। सर शिवम जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि बाजारवाद है, विज्ञापन होगा ही होगा, और जब विज्ञापन होगा तो सामान बिकेगा ही बिकेगा। ये कोचिंग नहीं थी, सर ने बताया 70 के समय में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कोचिंग का। क्या उस समय लोग नहीं पढ़ के क्वालिफाई होते थे? कंपटीशन उस समय भी कंपटीशन होता था। तो बाजार में चीजें उपलब्ध है, विज्ञापन होगा। आप देखिए एक ही बच्चा जो टॉपर होता है कई कोचिंगों से पढ़ा होता है, तो इस पे क्या काउंटर किया जा सकता है? जो उन बच्चों को इन्फ्लुएंसर फीस जिसको अगर हम कहें वो देता है, वो बोल देगा हाँ जी हमने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा, हमने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा, हमने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा। तो ये बाजारवाद के कुप्रभाव आप कह लें, वो भी देखने को मिलेंगे। बट लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टैलेंट का कोई शॉर्टकट, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सबको ये फेस करना होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है, इससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो सरकार के जो सुधारात्मक कदम है इनका स्वागत है, लेकिन हम कंपटीशन को साइडलाइन करके कुछ भी नहीं कर सकते। पर नहीं प्रदीप जी, मैं ठीक है, आप दोनों की बात बिल्कुल सही है, पर मैं कह रहा हूं कहीं तो कोई कमी होगी उसके बारे में जो उसको बेहतर किया जा सकता है। हाँ, उसको ज्यादा वो इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, आपके पास भी आता हूं, एक बार भास्कर से भी रिएक्शन लेता हूं समय के हिसाब से। भास्कर, आप मुझे जरा बताएंगे, आप जरा समझाने का प्रयास करेंगे, क्या कोचिंग इसमें रिस्पॉन्सिबल है या फिर ये इतना प्रेशर है जो बच्चे को इतने तनाव के साथ है, तो एक हेल्दी माइंड के साथ क्या बच्चा आगे बढ़कर देश की उन्नति में, तरक्की में वो सहभागिता कर पाएगा, एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, एक अच्छा इंजीनियर बन पाएगा, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है, बनिस्बत एक ऐसी मतलब मशीन वाली सोच की जहां पर वो एग्जाम तो क्रैक करना जानता है, बट उसका क्या उपयोग है उतना सही तरीके से? सर बहुत ऑनेस्टली मैं शेयर करना चाहूंगा कि इसमें कई सारे गैप्स हैं इस पूरे प्रोसेस में, और दोनों लेवल पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी रोल इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम क्रैक करने को देखें, आईआईटी एग्जाम या नीट एग्जाम इन जनरल, तो जस्ट ये कह देना कि 12th क्लास या 11th क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बच्चा सेल्फ स्टडी करके उसको निकाल ले, तो ये एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि मैंने भी जैसे आईआईटी क्रैक किया है, तो मैं खुद भी जानता हूँ, एक टाइम था जब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, वापस से ये टॉपिक मुझे उसी समय के उसमें मैं चला जा रहा हूँ, और उस समय स्कूल टीचर्स मैं केंद्रीय विद्यालय के हॉस्टल में रहता था, और मुझे कोई भी कोचिंग ट्यूशन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था उस समय, क्योंकि हमें हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड नहीं था। और मैं अपने स्कूल में टॉपर था, 11th 12th में, 10th में भी मैंने बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब टॉपर ही था, 1 2 3 4 में था, 11th 12th में भी सेम ही था। लेकिन उसके बाद भी जो आईआईटी की जो परीक्षा थी, उस परीक्षा में जो सवाल आते थे वो 11th 12th वाले एप्टीट्यूड से नहीं सॉल्व हो पाते थे। और मेरा उस साल भी, मतलब अगर मैं सिर्फ बात करूं एग्जाम का, तो मैंने उस बार आईआईटी के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स क्रैक किए थे। ठीक है। और लेकिन जो मेरा स्ट्रैटेजी था उसको क्रैक करने का, वो 11th 12th का एग्जाम एकदम डिफरेंट था, और जो मैंने एग्जाम क्रैक किया वो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर करके एग्जाम क्रैक किया कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। क्योंकि सर सिलेबस 11th 12th के सिलेबस में और आईआईटी और इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था, दोनों में कंप्लीट डिफरेंस था। वहां पे क्या होता है कि आपका 3 घंटे के पीरियड में नॉलेज प्लस स्पीड दोनों का टेस्ट होता है।
जो एग्जाम, अगर हम इन इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स की बात करें तो नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड स्पीड दोनों का टेस्ट होता है। हाँ। जो कि अगर आप शायद 5 घंटे हो किसी के पास और वही पेपर हो तो शायद सारे लोग सॉल्व कर लेंगे उस पेपर को। ठीक है। लेकिन 3 घंटे में उस पेपर को सॉल्व कर पाना और मैक्सिमम नंबर ला पाना, जिस बेसिस पे अल्टीमेटली ये दोनों एग्जाम आईआईटी और नीट ये दोनों एलिमिनेशन एग्जाम है, सिलेक्शन एग्जाम तो है नहीं, क्योंकि हम 99.95% बच्चों को बट ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल भास्कर, वही मैं कह रहा हूँ, ये थॉट प्रोसेस सही है। हम एलिमिनेट करने की मतलब माइंडसेट से अगर आगे बढ़ेंगे तो हम बेस्ट टैलेंट को क्या हम उसमें फाइंड आउट करने का भी हमारा उद्देश्य है, या फिर केवल फिल्ट्रेशन में, वही कह रहा हूँ, फिल्ट्रेशन में अच्छी चीजें ना छन जाएं। फिल्ट्रेशन ही है सर इसमें तो। बेस्ट टैलेंट देखिए, बेस्ट टैलेंट आते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद आईआईटी का स्टूडेंट रहा हूं, तो अपने बैच में अगर मैं देखता हूं, जूनियर सीनियर्स में देखता हूं, तो उसमें बहुत सारे बेस्ट टैलेंट आते हैं उस प्रोसेस में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि खुद से भी आ जाते हैं, अपने दम पे आते हैं। लेकिन उसके अलावा एक मेजर सेक्शन जो हम चुन के आता है वहां पे, वो इस प्रोसेस से आता है, मतलब एक मैकेनिकल प्रोसेस से चुन के आता है। प्रोसेस, तो वो उसी पर एक सवाल है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। दीपक जी हमारे साथ हैं, दीपक अग्रवाल जी हैं, अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन के। दीपक जी, आपसे भी मेरा ये प्रश्न रहेगा, एक तो बच्चों पर जो दबाव होता है, और इतना दबाव, इतना प्रेशर, वो तैयारी करते हैं, वो जगलिंग कर रहे होते हैं, एक तरीके से उनको समझ नहीं आता कि मैं अपने स्कूल एजुकेशन पर ध्यान दूं या फिर मैं कोचिंग में जाऊं, और या फिर क्या मैं करूं कि भाई मैं इसको क्रैक भी मुझे करना है, अच्छा फ्यूचर भी बनाना है, और जो पीयर प्रेशर है उसको भी झेल रहा है, माँ बाप भी टेंशन में, बच्चे ज्यादा, माँ बाप परेशान वहां पर हो रहे हैं। तो ये क्या सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन है सब कुछ, या फिर आपको लगता है टोटल रीथिंक करना चाहिए? सर पहले तो सभी को नमस्कार मेरा। सर मेरे 2 बेटे हैं, ट्विंस, और उन्होंने अभी जे मेंस का तैयारी करे थे 12th के साथ साथ में। 12th उन्होंने अभी क्लियर किया है, और मैं उनके एक्सपीरियंस से, उनके फीडबैक से मैं बता सकता हूं आपको मैं कि इतना टफ कंपटीशन हो गया है। सबसे पहली बात तो बच्चों को टाइम नहीं मिलता कि वो अलग से प्रिपरेशन कर सके, बिकॉज 12th की उनका प्रेशर होता है कि बोर्ड के एग्जाम में उनको कुछ मार्क्स लेके आने हैं। स्कूल का प्रेशर होता है, स्कूल कहता है भैया 12th में आपको स्कोरिंग करनी है, उस पर फोकस मत कीजिए आप। दूसरी चीज, बच्चे कहीं रेफरेंस बुक वगैरह यूज करते हैं, जो 12th का सिलेबस है वो यूज करते हैं, वो सिलेबस किसी काम आता ही नहीं है। यदि उन्होंने कोचिंग नहीं ली तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए या आईआईटी में नंबर आ जाए उनका। और उनके पास इतना टाइम नहीं होता 12th के बच्चे के पास में कि वो जाके स्कूल के बाद में किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले सके, वो टाइम ही नहीं होता उसके पास में इतना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही रीजन है कि उस पर इतना प्रेशर बच्चे पे होता है। आजकल जो सुसाइड की जो केसेस बढ़ गए हैं, वो यही रीजन है कि बच्चों को इतना प्रेशर होता है कि उसको लगता है कि मैं स्कोर नहीं कर पाया, दीपक तो जी, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि बड़ा इंफीरियर फील होता है कि मैं शायद जिंदगी में कुछ कर नहीं मैं दीपक जी, मैं वही कह रहा हूं, प्रेशर है। मैं आपकी भावनाओं को भी समझता हूं, बच्चों की भावनाओं को समझता हूं। जो ये कार्यक्रम देख रहा है उन बच्चों से मैं यही अपील करता हूं कि प्रोसेस में गड़बड़ हो सकती है, आप में कोई गड़बड़ नहीं है, ये आप हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए। अभिनंदन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार फिर से देखिए। अभिनंदन जी, मैंने सभी से एक एक राय उनकी ली, अब आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से बताइए, कुछ तो ऐसा बदलाव कर दिया जाए ताकि सभी यहां पर, देखिए फिल्ट्रेशन है, आपको सेग्रीगेट करना है, अच्छा टैलेंट वहां पर निकालना है, कुछ कुछ चीजें मैकेनिकल नहीं हो जाती क्या? जैसे कि अब भास्कर की बात को भी अगर देखें तो अगर वो प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। पहले का टैलेंट, जो इनोवेटिव जो दिमाग होता था, या फिर जो आने के बाद आईआईटी में जो इनोवेशंस होते थे, क्या अभी हम उसके एट पार हैं? उसी तरीके से बच्चा जो निकल कर आ रहा, तैयार जो हो रहा है, एक साइंटिस्ट या डॉक्टर बन रहा है, वो इतना क्रिएटिव, इतना इनोवेटिव और अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए वो उतना काबिल है जितना पहले था, या फिर कुछ कमी आई है? अभिनंदन जी, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही अटेम्प्ट में दे दिया था। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आईआईटी के लेवल को नीचे कर दें +2 के लेवल पर, या +2 के लेवल को ऊंचा उठा दें आईआईटी के लेवल पर। मेरी अपनी समझ है कि +2 का सिलेबस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो कभी बदलता नहीं है, और आईआईटी का भी ऑलमोस्ट, इनफैक्ट आई वुड से कि जितनी बातें +2 में पढ़नी उससे कम बातें जाननी है आईआईटी के लिए, लेकिन प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा रेज्ड हो जाता है, सोचने की शक्ति बढ़ानी पड़ती है। ठीक है। सेकंड आंसर हमने दिया था कि जो आईआईटी के एग्जामिनर्स हैं, क्वेश्चन सेटर्स हैं, वो
इवन ये जो ऑब्जेक्टिव मार्क क्वेश्चन हुआ है उस समय से लेवल ऑटोमेटिकली गिरा हो या नहीं, लेकिन अच्छा तो नहीं रहा है। ठीक। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो माइंड अप्लाई करते हैं, नयापन लाते हैं सोच में, नया नया तरीका डेवलप करते हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे जिसके कारण उनका नंबर नहीं आता है, तो वो हताश हो जाते हैं कि सर हमने इतना बढ़िया सोचा और एक गुना करने में थोड़ी सी गलती हो गई। तो उसके लिए उसको ऑल और नथिंग क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। पूरा का पूरा दारो मदार कंप्यूटर को हो गया है कि तुमको अगर सही मिल जाए बबल तो पूरा मार्क्स दे दो और नहीं सही मिले तो कुछ मत दो। ये बंद करना होगा। तो आप चेकिंग पे फोकस करवाना चाहते हैं अभिनंदन जी? हाँ बिल्कुल, चेकिंग पे फोकस होना चाहिए। ये अगर वहां से चीजें ठीक होंगी, वहां से चीजें बेहतर हो जाएंगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी सामने आई है, पीपल हु सेट पेपर्स हैं, जो ओरिएंटेशन उनका भी किया जाएगा, जो पेपर को एग्जाम को सेट करते हैं, कहा जाता है उनकी तरफ से जो बेंचमार्क है वो बहुत हाई सेट कर दिया गया। समय इतना ही था, मैं आशा करता हूं सभी से हमने एग्जैक्टली उनकी राय को लिया होगा। अभिनंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से आपने बताया। प्रदीप जी, भास्कर जी, दीपक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को हमारे समक्ष रखने का। तो आपने देखा दर्शकों, खासतौर पर बच्चों को ये संदेश कि भाई ये मत देखिए कि ये आप एग्जाम पास कर पाए नहीं कर पाए, कट ऑफ में आपका नाम आया नहीं आया, वो तमाम चीजें नहीं। जीवन बहुत बड़ा है, आप बहुत काबिल हैं, केवल एक एग्जाम आपकी काबिलियत की एक परख नहीं हो सकता। जीवन बहुत अच्छा है, खुशनुमा हो सकता है। मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन हार मान लेना और एक टेस्ट से अपने आप को आंक लेना, उसकी भी इजाजत ना हम आपको देंगे ना आपको खुद को देनी चाहिए।